हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने क्लास 9th और क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट कर दी है, जिसमें क्लास 10th की लगभग 3 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 4th क्लास की सीरीज़, उसी सीरीज़ की 4th क्लास है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर से पास हो सके। थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते हैं आगे उसी सीरीज़ में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हेलो माय स्टूडेंट्स, today we are going to study the most important topic of the chapter Control and Coordination, that is our human brain, the center for all actions. So now let's start. Is reflex action the only function of the spinal cord? Obviously not, since we know that we are thinking beings. क्या रिफ्लेक्स एक्शन ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एक और एकमात्र कार्य है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या है, वी आर थिंकिंग बींग्स। जहाँ पे ये वर्ड थिंकिंग आ रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ न्यूरल मूवमेंट ज़रूर होगा, न्यूरॉन्स से रिलेटेड मूवमेंट्स ज़रूर होंगे, न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क हमारे ब्रेन में ज़रूर होगा। एंड वी नो दैट ब्रेन इज़ कनेक्टेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ओके, so spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex mechanisms and neural connections. जैसा कि मैंने कहा कि थिंकिंग के लिए क्या क्या चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स और न्यूरल कनेक्शन, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चाहिए और न्यूरल कनेक्शन चाहिए। तो न्यूरल कनेक्शन किससे मिलेगा? हमारे ब्रेन से मिलेगा। और ब्रेन को हमारे बॉडी से कौन कनेक्ट करेगा? हमारा स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करेगा। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि हमारा जो ब्रेन होता है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे जो लिम्ब्स होते हैं और बाकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड से सारे नर्व्स इस तरह से स्प्रेडेड होते हैं। 31 पेयर ऑफ नर्व्स, ऑल इन ऑल 62। ओके, आगे बढ़ते हैं। दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने बताया, ये जो नर्व्स होते हैं सब के सब कहाँ से कनेक्टेड होते हैं? कंसंट्रेटेड होते हैं हमारे ब्रेन से। क्यों? क्योंकि ब्रेन ही वो ऑर्गन है जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, वहीं से सारा कोऑर्डिनेशन होता है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक तो हमारा ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, they receive information from all parts of the body and integrate it. अब ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका काम क्या है? एक तो ये कि ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स। कहाँ से? ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी के पार्ट से रिसीव करते हैं सिग्नल्स, और उसके बाद क्या करते हैं? उसको इंटीग्रेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है, समझते हैं, और उसके बाद वापस उसी रास्ते से उन सिग्नल्स को भेजा जाता है एक्शन के रूप में। ओके, कि
इस इम्पल्स का क्या एक्शन लेना है। दैट्स इट। आगे आगे बढ़ते हैं। वी ऑल्सो think about our actions, writing, talking, moving a chair, clapping at the end of a program are examples of voluntary action। यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया गया है वॉलेंट्री एक्शन, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, वापस से इसको समझेंगे। We also think about our actions. Writing, talking, moving a chair, clapping at the end of a program are examples of voluntary actions which are based on which are based on deciding what to do next। ये जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं ये ऐसे एक्शन होते हैं जैसे राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम। ये सब ऐसे एक्शंस हैं जो हम लोग अपने विल के अनुसार करते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग चाहते हैं उसके बाद करते हैं। दैट मीन्स पहले सोचते हैं उनके बारे में, पहले सोचते हैं फिर वो एक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे एक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, वॉलेंट्री एक्शंस। ऐसे एक्शंस जिसको सोच करके परफॉर्म किया जाए वैसे एक्शंस को क्या कहेंगे, वॉलेंट्री एक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स। दिस इज the second way in which the nervous system communicates with the muscles। ओके, अगर हमें ऐसे कोई वॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म करना है जैसे क्लैप करना है, तो क्लैप करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, हमारे दोनों हाथों की ज़रूरत है। तो हम लोग पहले अपने दोनों हाथों को मूव करेंगे और उसके बाद एक दूसरे से उसको क्लैप करवाएंगे। तो ये हम लोग चाहते हैं अपने विल के अनुसार, उसके बाद फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करके ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे एक्शंस क्या कहलाते हैं, ऐसे एक्शंस कहलाते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। ओके, अब यही तरीका है जिससे हमारे मसल्स को हमारे ब्रेन के द्वारा डायरेक्ट मैसेज भेजा जाता है कि यू हैव टू क्लैप। अब ये क्लैप के लिए दोनों हाथों को ब्रेन ने क्या किया, मैसेज भेजा। उसके बाद ये दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर दिए जिससे कि क्लैप होने लग गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। The communication between the central nervous system, once again central nervous system मतलब ब्रेन और हमारा spinal cord, the communication between the central nervous system and other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। जैसा कि मैंने बताया था अभी अभी कि जो हमारा बॉडी है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। सॉरी, हमारा जो ब्रेन है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से साइड से 31 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जाते हैं। अब ये क्रेनियल नर्व्स वापस छोटे छोटे नर्व्स में डिवाइड हो जाते हैं जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। तो ये क्रेनियल नर्व्स, पहला तो ये हो गया जिससे जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकला वो हमारा क्या कहलाया, क्रेनियल नर्व्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से आया, हमारा ब्रेन से आया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल के जा रहा है वो क्या है, पेरिफेरल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितने हैं हमारे, 31 पेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन thus allows us to think and take actions based on that thinking. As you will expect, this accomplished through
complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has three such major regions, namely the forebrain, the midbrain, and the hindbrain. अब डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन जो जो हमें लेना है, हमारे ब्रेन में थ्री मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला है हमारा फोर ब्रेन, दूसरा हमारा मिड ब्रेन, और तीसरा हमारा हाइंड ब्रेन। ओके, अब अलग अलग ब्रेन का अलग अलग फंक्शन है, यानी कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। ओके, अब जैसा एक्शन होता है, जैसा हमारे इन्वायरमेंट में एक्शन होता है, उसके आधार पे हमारा ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि वॉलेंट्री है या फिर इनवॉलेंट्री है। अगर वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है तो वॉलेंट्री को एक अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन डील करेगा और इनवॉलेंट्री को एक अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन डील करेगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, हमारे ब्रेन के टोटल थ्री पार्ट्स हैं और इन तीनों का अलग अलग काम क्या क्या है हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो फोर ब्रेन होता है, जैसे कि हम फिगर में दिखाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा ये जो पार्ट है ब्रेन का, इसे हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन। ओके, ये जो फोर ब्रेन है, यही मेनली, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना फोर ब्रेन, यही फोर ब्रेन मेनली हमारा थिंकिंग पार्ट है। ओके, फोर ब्रेन कहाँ पे दिख गया आप लोग सबको? तो अभी हम लोग इसका फंक्शन जानते हैं क्या है। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. It has regions which receive sensory impulses from various receptors. Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smelling, sight and so on. अब हमारे फोर ब्रेन में हमारे पूरे बॉडी से सेंसरी इम्पल्सेस रिसीव होते हैं, आते हैं। ये सेंसरी इम्पल्सेस हमारे फोर ब्रेन में हमारे पूरे बॉडी से रिसीव होते हैं। और हमारे फोर ब्रेन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ओके, हमारा जो फोर ब्रेन है, जैसे कि फिगर में है ऐसा, अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पे हियरिंग है, स्मेल है, साइट है एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के रूप में आगे और भी देख सकते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं कि हम लोगों ने कुछ सुना, तो जो हम लोग वर्ड्स सुन रहे हैं, उन वर्ड्स को हमारे फोर ब्रेन का एक सेपरेट पार्ट डील करता है। उन वर्ड्स को सुनता है हमारा कान, और वो कान वर्ड्स को कहाँ पहुँचाता है? वर्ड्स को हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ये हमें बताता है कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ओके, ठीक उसी तरह साइट से रिलेटेड है। साइट मीन्स हम लोग जो देखते हैं, हमारा जो आई होता है, आई वो एक पिक्चर को देखता है। ओके, और वो पिक्चर को स्नैप करके, फ़ोटो खींच के एक तरीके से हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। अब उस पिक्चर में क्या क्या इंक्लूडेड है क्या क्या, ये एक जानवर है या फिर कोई इंसान है, ऐसा कोई इंसान है जिसको मैंने पहले कभी देखा है, तो उस इमेज को, उस स्नैप को हमारा ब्रेन वापस से प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके हमें बताता है कि ये हमारे मम्मी है या फिर पापा है, या फिर ये एक डॉगी है, या फिर ये एक कैट है, या फिर कोई एक बहुत सुंदर सा सीन है। ओके, तो ये ऐसा है। तो हमारे फोर ब्रेन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और हमें बताते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। देयर are separate areas of association where sensory information is interpreted
by putting it together with information from other receptors as well as information that is already stored in the brain। जैसे कि मैंने बताया कि मान लो अगर किसी एक साइट को हमारा आँख देखता है, देख करके ये बताता है कि ये एक इमेज है, उस इमेज में एक आदमी है, ओके, और वो आदमी सो कॉल कह लेते हैं हमारे पापा हैं, ओके। तो हमें ये क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन तक ये इमेज पहुंचाता है और वो ब्रेन फिर उस इमेज को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें ये बताता है स्टोर्ड, पहले से जो हमारे पास डेटा है, हमारे ब्रेन में जो पहले से डेटा स्टोर्ड है, उसके आधार पे ये बताता है ब्रेन हमें कि ये कौन है, ये हमारे पिताजी हैं, ओके। और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली पहचान लेते हैं कि अच्छा ये हमारे पापा हैं, ये हमारे अंकल हैं, ये हमारी मम्मी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हम लोगों ने पहले कभी देखा हुआ है, तो हमें ब्रेन बता देता है हमारे स्टोर्ड मैसेजेस के अकॉर्डिंग, ओके। बेस्ड ऑन all these decisions all this a decision is made about how to respond and and the information is passed on to motor areas which control the movement of voluntary muscles। अब फॉर एग्जांपल और लेग, अब एक सीन के बारे में आप लोग थोड़ा सा सोचिए। इमेजिन कि आप खड़े हो, ओके, और ठीक आपके सामने अचानक से एक शेर आ जाता है, ओके। ये शेर जो है आपको घूर रहा है, आपको देख रहा है। सबसे पहले तो आपकी आंखें इसको देखेंगी, देखने के बाद इस शेर का जो इमेज बनेगा वो किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ब्रेन को। ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको बताएगा कि ये क्या है, एक लायन है, ओके। अब ये आपको पता है कि लायन क्या करता है, अटैक करेगा, अटैक करेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा। फिर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हमारे लिम्स को, हमारे पैर को, हमारे हाथ को ये बताता है कि इस कंडीशन से बचा नहीं जा सकता है, तो एक ही उपाय है, तुरंत भागो यहाँ से। तो ब्रेन हमारे फोर लिम्स को, चारों हाथ और पैर को ये मैसेज पहुँचाता है तुरंत कि वी शुड लीव दिस प्लेस अदरवाइज द लायन विल किल यू। गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जैसे हमारा ब्रेन, फोर ब्रेन काम करता है। However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कुछ अगर हम लोग देखते हैं या सुनते हैं तो उसको हमारा ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं या फिर सुन नहीं पाते हैं, वो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं, ओके। जैसे भूख लगना, अगर हमें भूख लगी है तो हमें कैसे फील होगा कि हमें भूख लगी, या फिर हम लोगों ने खाना खाया है और हमारा पेट भर गया है तो हम लोगों ने ये कैसे जान लिया कि हमारा पेट भर चुका है। तो इससे भी रिलेटेड है हमारे ब्रेन का फंक्शन, कैसे, लेट्स सी। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज of a center associated with hunger, which is a separate part of the forebrain। अब ये भी हमारे फोर ब्रेन का ही काम है, हमारे फोर ब्रेन में ही ऐसे पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, ओके। फोर ब्रेन का ये कैसे काम है, लेट्स सी। अब जो हमारा स्टमक है ये हम लोगों ने खाना खा लिया, बहुत सारा खाना खा लिया, बहुत सारा, इतना खाना खा लिया कि हमारा पेट फुल हो चुका है। अब ये जो खाना है भर जाएगा तो इसके इंटरनल वॉल्स पे प्रेशर बनाएगा ना, स्टमक के इंटरनल वॉल्स पे प्रेशर बनाएगा। अब इसका मतलब ये है कि हमारा स्टमक कम्प्लीटली फुल हो चुका है। अब ये जो हमारा स्टमक का इंटरनल वॉल है, इससे कनेक्टेड नर्व्स हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि अब स्टमक फुल हो चुका है। फिर हमारा ब्रेन हमें ये बताता है कि आपने
अधिकतम जो आपकी सीमा थी वहाँ तक खाना खा लिया है। अगर इसके बाद आप खाएंगे तो वो खाना कहाँ तक पहुँच जाएगा, आपके स्टमक से ऊपर आपके नेक तक, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ब्रेन का ये जो पार्ट है, फोर ब्रेन का ये जो पार्ट है, हमें ये बताता है कि हमारे सेंसेशंस कैसे इसको रीड करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। स्टडी द लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट्स have specific function. Can we find out the function of each part? देखिए, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के फोर ब्रेन के बारे में अभी हम लोगों ने जान लिया कि फोर ब्रेन का क्या क्या काम है। ओके, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के, और ये पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ देखा तो उसके इमेज को प्रोसेस करना, हम लोगों ने कुछ सुना तो उसके वर्ड्स को प्रोसेस करना, हम लोगों ने कुछ स्मेल किया तो वो किस चीज़ की स्मेल है उसको प्रोसेस करना। साथ में हम लोगों की कुछ फीलिंग्स है, जैसे हम लोगों ने खाना खा लिया या फिर हमें भूख लगी है तो उसको कैसे प्रोसेस करता है हमारा फोर ब्रेन का पार्ट। ओके, अब हमें देखना है दूसरे पार्ट्स के बारे में। लेट अस लुक एट अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स। अभी तक तो हम लोगों ने रिफ्लेक्स वर्ड के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, तो अब इसका दूसरा यूज भी देखते हैं, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ही था, जैसे ही इसके बारे में सोचते हैं वापस से हमारे माउथ वाटर करना शुरू कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। आवर हार्ट बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट। In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them even if we wanted to. बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं हमारे बॉडी में जो कंटिन्यूसली होते रहते हैं और उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारा हार्ट का बीट होना, हमारे आँखों के पलकों का झपकना, या फिर माउथ का वाटरिंग होना। तो ऐसे एक्शंस को हम लोग इन वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं, और ये हमारे ब्रेन के एक अलग पार्ट का काम है। तो कैसे होता है, डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। ना तो हम लोग सांस लेने के बारे में सोचते हैं, ना ही फूड को डाइजेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो ये भी हमारे उन इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आता है। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक change in the size of the pupil and the thought out action such as moving a chair, there is another set of muscle movement which we do not have to have any thinking control. तो ये सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है उनके ऊपर हमारा कोई थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता है। ओके, मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। तो ये जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उसमें अधिकतर हमारे मिड ब्रेन के द्वारा और कुछ हमारे हाइंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला इन द हिंड ब्रेन। कुछ ऐसे एक्शंस हैं जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेड्यूला। और ये मेड्यूला किसका पार्ट है, हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है। दिस इज़ द हिंड ब्रेन। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा फोर ब्रेन है, ये हमारा हिंड ब्रेन है, और ये हमारा मिड ब्रेन है। ओके, तो जो मेड्यूला है वो लगभग ऐसे बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, और कुछ ऐसे एक्शंस को हमारा
मिड ब्रेन भी कंट्रोल करता है। ओके, तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो हमारा ब्रेन है उसके हिंड ब्रेन का मेन 3 पार्ट्स है। पहला तो पॉन्स, दूसरा मेड्यूला और तीसरा सेरेबेलम। मेड्यूला का फंक्शन हम लोगों ने जान लिया, अभी पॉन्स और सेरेबेलम के बारे में पढ़ेंगे। Thinking about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil, these are possible due to a part of hindbrain called cerebellum. It is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and the balance of the body. Imagine what would happen if these events failed to take place if we were not thinking about it. अब ये जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम है सेरेबेलम, इस सेरेबेलम का काम क्या है? सेरेबेलम का काम ये है कि हमारे बॉडी का पॉस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। इमेजिन कीजिए, अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं और उस कंडीशन में हमारा साइकिलिंग के कंडीशन में दोनों साइड हमारा अगर बैलेंस ना हो तो क्या होगा? अगर एक साइड ज़्यादा भार पड़ता है तो एक साइड की तरफ हम लोग गिर सकते हैं, है ना? ऐसा हो सकता है ना? इसीलिए ये सारे जो बैलेंस के काम है और बॉडी के पॉस्चर को बनाने का काम है वो कौन करता है? हमारा सेरेबेलम। ओके, तो ये हम लोगों ने आज ब्रेन के बारे में पढ़ा, ब्रेन का फंक्शन पढ़ा, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा और कंप्लीट ब्रेन के बारे में स्टडी किया। कुछ पार्ट्स जो रह गए हैं, जैसे ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पॉन्स, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपका काम ये है कि पिछले सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है और नोट्स कंप्लीटली वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हुए बनाते रहना है। ये नोट्स आपको बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में बहुत मदद करने वाले हैं और एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना। चाहे आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ लो, बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बुक ही दिला सकती है। तो इसको नहीं छोड़ना, इसको पकड़ के रखना। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे परसेंटेज के साथ बढ़िया सीजीपीए लाना है, तो दिस इज़ मस्ट। ओके, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी पढ़ाई बातें अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।